Good morning, students. So we were doing the 3D series, its characteristics. So previously we have done atomic and ionic radii and the metallic character. Now the next property is ionization energy. So before going to its variation, you should know what is ionization energy. Ionization energy is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the outermost shell. जैसे ये न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में होगा उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. फॉर एग्जांपल सोडियम का केस ही ले लो. एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p, 6 and 3s1. और सपोज इसी में मैं करती हूँ ये 1s2, 2s2, 2p6, 1 2 3 4 5 6 एंड 3s1. अब 3s1 ये आया, तो यहाँ आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1. तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. Now I have written the ionization energy gradually increases with increase in atomic number along a given transition series. तो जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट along a given transition series, the ionization energy increases. This is due to increased nuclear charge with increase in atomic number, which reduces the size of atom, making the removal of outer electron difficult. What does it mean? जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हम ये लिखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. तो दिस इज 21, 22 एंड अप टू 30. तो अब इसमें कैसे लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? आर्गन 3d1 4s. अब हेयर argon 3d2 4s2, vanadium 3d3 4s2, chromium 3d5 4s2, manganese 3d6 3d5 4s1, manganese 3d5 4s2, iron 3d6 4s2, cobalt 3d7 4s2, nickel 3d8 4s2, copper 3d10 4s1 and zinc 3d10 4s2. Now you have seen कि अब 3d शेल जो है वो 3d ही चल रहा है. नंबर ऑफ शेल्स इज नॉट इंक्रीजिंग. नंबर ऑफ शेल्स इज नॉट इंक्रीजिंग बट ओनली द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. अब जैसे न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा, जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही ज़्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उसका इफेक्ट होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करके पकड़ के रखे. उतना ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा. अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाउंड होगा, उसको रिमूव करना आसान होगा क्योंकि वो लूजली बाउंड होगा. न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर इतना ज़्यादा नहीं होगा. सो विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो ऐसे भी जैसे जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई गोज ऑन डिक्रीजिंग. एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज होते हैं. जैसे जैसे साइज डिक्रीज हो जाएगा तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा. तो दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, तो उसको रिमूव करना मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा. सो द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज एंड द डिक्रीज नॉट अप्रिशिएबल इंक्रीज इन साइज. सो in a given series, the difference in ionization energy between two any successive d block elements is very much less than the difference in case of successive s and p block elements, because इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में ही जा रहे हैं.
द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर हाउएवर वेरी हाई बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स कॉन्फ़िगरेशन यू कैन से। अब इसमें देखिए जिंक है, कैडमियम है और मर्करी है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, कैडमियम का 48 और मर्करी का 80। इसके हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आर्गॉन 3d10 4s2। इसके हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्रिप्टॉन 4d10 5s2। इसके हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ज़ेनॉन 4f14 5d10 एंड 6s2। अब आर्गन 18 और 10 28 और 2 30 हो गया। क्रिप्टॉन 36 10 46 और 2 48 हो गया। ज़ेनॉन 54 और 14 ऐड किए तो कितने हो गए 68, 10 ऐड किए तो 78 और 2 80। सो आई हैव रिटर्न द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर हाउएवर वेरी हाई। हाई क्यों है? बिकॉज द ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड। d orbital can accommodate maximum of 10 electron, s can accommodate maximum of 2 electron. So all the orbitals are fully filled in case of zinc, in case of cadmium and in case of mercury also. So the electrons are very difficult to remove because of their stable configuration. Although second and third ionization energy also increases along a period, exceptions are observed as under. There is a fall in second ionization energy from chromium to manganese and from copper to zinc because after removal of first electron, chromium and copper acquire stable configuration D5 and D10 and removal of second electron becomes difficult. So write down the configuration of copper, chromium 24, (4s1) and manganese argon 3d5 4s2। तो पहले हम ये क्रोमियम और मैंगनीज का ही ले लेते हैं। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आप बताइए। जैसे क्रोमियम में है 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स और 4s में 1 और मैंगनीज में 4s2। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है या मैंगनीज की? ज़्यादा स्टेबल मैंगनीज है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ज़्यादा मुश्किल होगा। अब है तो ये भी स्टेबल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में मैं कह रही हूँ अब इसमें क्या है कि ये थोड़ा इससे कम स्टेबल है, तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से रिमूव होगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है क्रोमियम की वो लेस देन दैट ऑफ मैंगनीज, बिकॉज इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमने यहाँ लिखा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देयर इज फॉर। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? अब जब आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अगर आपने फर्स्ट रिमूव कर दिया तो क्रोमियम बिकम्स 3d5 4s0 और मैंगनीज बिकम आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3d5 4s1। अब जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है आपने रिमूव करना है तो आप ऐसे ही करोगे। अब यहाँ s0 है, यहाँ s1 है, दैट मीन्स कि मैंगनीज में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना इजी होगा देन क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम में क्या है 3d5 हाफ फील्ड है, तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल है। जहाँ क्रोमियम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, मोर स्टेबल। सो यहाँ इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, यहाँ इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ इसकी कम है, मैंगनीज की कम है। सो हम लिखते हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज इज़ लेस देन दैट ऑफ क्रोमियम। समझ आ गया कि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था तो ये क्रोमियम जो है वो कम स्टेबल था, यहाँ से रिमूव किया। जब सेकेंड आपने रिमूव करना है दोनों को कंपैरिजन में, मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कम स्टेबल है,
तो आप यहाँ से रिमूव करोगे, इसकी आयोनेशन एनर्जी सेकेंड वाली जो है वो कम होगी देन दैट ऑफ द क्रोमियम। तो तभी हमने लिखा है कि देयर इज फॉल इन सेकेंड आयोनेशन एनर्जी फ्रॉम क्रोमियम टू मैंगनीज एंड फ्रॉम कॉपर टू जिंक। कॉपर टू जिंक में भी सेम है, (3d10(4s1), (3d10(4s2). सेम इज द केस हेयर। जब अपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी जो है कॉपर की लेस देन दैट ऑफ जिंक। जब आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जब आपने फर्स्ट रिमूव कर दिया तो कॉपर बिकम्स 3d10(4s0) एंड जिंक बिकम 3d10(4s1). अब इन दोनों में से बताइए कहाँ आयोनेशन एनर्जी कम लगेगी? इसमें 4s1 में, जिंक में कम लगेगी और कॉपर में ज़्यादा लगेगी, बिकॉज ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। थर्ड आयोनेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज इज़ वेरी हाई बिकॉज द थर्ड इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेबल हाफ फील्ड 3d ऑर्बिटल। अब थर्ड आयोनेशन एनर्जी की बात ले लो आप। जब आपने फर्स्ट रिमूव किया, मैंगनीज की बात करें हम, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया देन इट बिकम्स 3d5(4s1). जब आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया देन इट बिकम्स 3d5(4s0). अब जब आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको ये 3d5 से ही करना है, तो ये 3d5 और 4s0 है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो नाउ इट बिकम्स more stable, so it is difficult to remove the third electron from the manganese because of stable half filled 3d orbital. ठीक है। now third ionization energy for change from Fe2 positive to Fe3 positive is very small because loss of third electron gives stable configuration of 3d5, hence third ionization energy, I3 mean ionization energy third for iron is very less than third ionization energy फॉर मैंगनीज। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे आयरन और मैंगनीज को। तो मैंगनीज के केस में हमने देखा कि ये कॉन्फ़िगरेशन आती है जब हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो आयरन का ले लो, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 26, 3d6(4s2). जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे, तो ये इट बिकम्स 3d6(4s1). ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इट बिकम्स 3d6 and 4s0। नव जब थर्ड इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है तो हम ये रिमूव करना चाहेगा, क्योंकि अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इट बिकम स्टेबल। डी में कितने आते हैं? 10, तो 5 वाला जो है हाफ फील्ड है तो स्टेबल हो गया ना, तो यहाँ 6 है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इट बिकम्स स्टेबल। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन गिव्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5, हैंस थर्ड आयोनेशन एनर्जी फॉर आयरन इज़ वेरी लेस देन मैंगनीज। मैंगनीज से आयरन की थर्ड आयोनेशन एनर्जी बहुत ही कम है, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो ये स्टेबल बन जाएगा। दोनों के कंपैरिजन में हम थर्ड आयोनेशन एनर्जी दोनों की कंपेयर करें। Hence third ionization energy for iron is very less than third ionization energy for manganese. So similarly the high values of third ionization energy for copper, nickel and zinc explain why they have maximum oxidation state of +2. So this is the ionization energy. Now the next property is oxidation state. So first of all you write the elements: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, copper and zinc. Except scandium and zinc, all the elements shows variable oxidation states. So this table is given in the book also. So their oxidation state depends upon their electronic configuration. For example, you see from the electronic configuration, scandium having atomic number 21, configuration argon CD1 4s2, so it has oxidation state 3 valence electron 3. Now titanium
have maximum 4 valence electron, so it can lose 2 electron also, 3 and 4 also. So it shows +2, +3 and 4. Similarly, vanadium, chromium, manganese can go up to 7, +7 oxidation state, because it has 7 valence electron, 5 unpaired electrons in the d orbital and 2 electrons in the s orbital. S electrons are involved in bonding or in oxidation state. So after s, d orbitals are involved, d orbitals which are unpaired. Similarly, iron having 4 unpaired electron in the d orbital and 2 s electron, so it can show oxidation state up to 6. Similarly, cobalt up to 4, nickel up to 4, copper +1 and +2, and zinc +2. So transition element shows variable oxidation state due to participation of Ns and N-1 d electrons. They show variable oxidation state due to this Ns2 electrons and N-1 d electrons, because the energy of both Ns and N-1 d subshells are quite close. In general, lower oxidation state is shows when Ns electrons are involved in bonding, and higher oxidation states are shown when unpaired d orbitals are involved in bonding. Now you see the characteristics of oxidation state. From the study of oxidation state, we observe following points. The most common oxidation state of first row transition elements is +2, except for scandium +3, and zinc +2. It follows that d orbitals are more stable than s orbitals after scandium. Mostly ionic bonds are formed in +2 and +3 ionic oxidation state, but in compounds of higher oxidation states, the bonds formed are mostly covalent, since they are formed by sharing of d electrons. For example, all the bonds between manganese and oxygen are covalent in manganese, MnO4, magnetine. सो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, मोस्टली ये कंपाउंड्स जो है वो कौन से होंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। कंपाउंड्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवलेंट होंगे और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक होंगे। ट्रांजिशन मेटल्स आल्सो शो लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 and 0 इन देयर कंपाउंड्स। तो 0 हमने यहाँ टेबल पे यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन मोस्टली कंपाउंड्स कैन शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। फॉर एग्जांपल, nickel tetracarbonyl is in 0 oxidation state. Similarly, FeCO5, it can also show 0 oxidation state. The oxidation state of metal in a solvent depends upon the nature of the solvent. For example, Cu1 positive is unstable in water as it may undergo oxidation, whereas Cu2 positive is stable in water. Similarly, Fe2 positive is unstable in aerated water as it undergoes oxidation in it. तो आयरन का तो आपको मोस्टली पता ही है कि आयरन फेरस जो है वो फेरिक में चेंज हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू रस्ट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन exhibit the oxidation highest oxidation states as fluorine and oxygen are mostly electronegative. Now next property is the catalytic property. Catalytic property means कि most of the transition elements and their compounds are used as catalyst. कोई भी जब रिएक्शन होती है तो उसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इज कैटलिस्ट? सबस्टेंस विच प्रोसीड द रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। मतलब कि वो रिएक्शन को करवाएगा, पार्टिसिपेशन उसकी होगी भी तो वो उधर से बाहर निकल जाएगा, दोनों को रिएक्ट करवा देगा, लेकिन अब इंटरमीडिएट कंपाउंड बना के वो कैटलिस्ट फिर वापस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेनेडियम पेंटॉक्साइड in the manufacture of sulfuric acid by contact process is some common catalyst है। Cobalt as cobalt thorium is the Fischer-Tropsch process in the synthesis of gasoline. Nickel in the finely divided state in the hydrogenation reaction. For example, hydrogenation of oils into fats. Similarly, platinum in the manufacture of sulfuric acid by contact process and in the oxidation of ammonia to nitric acid by Ostwald process. Iron is used in the synthesis of ammonia by
Haber process, and molybdenum is used as promoter. So various reasons. The catalytic property of transition elements are probably due to presence of unpaired electrons in their incomplete d orbitals. तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें, तो तभी वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है. इन सम केसेस द ट्रांजिशन एलिमेंट्स with varying oxidation state may form intermediate compounds with one of the reactant. Further they decompose on reaction with other reactant, regenerating the catalyst. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैटलिस्ट क्या करता है कि दो की रिएक्शन करवाएगा, जैसे कि एक्स प्लस कैटलिस्ट, तो पहले ये इंटरमीडिएट बना देगा एक्स कैटलिस्ट, फिर सपोज बाई आता है तो और एक्स और बाई को ये कंबाइन करवा देगा और कैटलिस्ट खुद बाहर निकल जाएगा. तो ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट. इन अदर केसेस the transition metals provides a suitable large surface area with free valences on which the reactants are adsorbed. The concentration of reactants on the surface of catalyst increases, hence the rate of reaction increases. कुछ केसेस में क्या होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसके सरफेस पे ही जो है वो रिएक्शन होती है विद द फ्री वैलेंसेस ऑन विच द रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं. As a result, the concentration of reactants on the surface of catalyst increases, hence the rate of reaction increases. So this was about catalytic property. Now next is the colored ion and complex ion formation भी है, magnetic भी है, वो आगे हम next lecture में लेंगे. Okay, thank you बेटा.